Last time we gradually shifted you from estimation of analytes to measuring activity of enzymes. ठीक, एनालाइट्स एस्टिमेट करने बेटा आसान होता है. एनालाइट्स को आप सीरम में स्टोर करके भी, ऐसा सीरम स्टोर करके भी रखो तो एनालाइट्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं बदलता, बट एंजाइम एक्टिविटी कैन ड्रास्टिकली चेंज. तो उसको एस्टिमेट करने का, सब चीज करने का मेथड अलग होता है. नाउ यू हैव अ बेसिक आइडिया. अभी भी एक थॉरो आइडिया नहीं होगा आप लोगों को. यू विल डू 2-3 मोर एक्सपेरिमेंट्स, तब जाकर थोड़ा बनेगा. खत्म करता है जैसे बेटा सीरम ALT. ठीक है, लिखो बेटा एम, लिखो एम टू एस्टिमेट serum ALT in the given sample. ठीक है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड बेटा, आप लोग अब तक तो आइडिया हो जाना चाहिए बेटा. रिक्वायर्ड किट जो भी है, माइक्रोपिपेट, सेमी ऑटो एनालाइजर, ग्लव्स, लिख लो अपना. एक आध लिख लो बेटा, बाकी जब मैनुअल में लिखोगे तब लिख लेना. ठीक है, प्रिंसिपल देखता है. ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख लेना बेटा. नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, जस्ट पे अटेंशन फॉर द प्रिंसिपल पार्ट. ठीक, प्रिंसिपल पे फोकस करो. देखो लास्ट टाइम प्रिंसिपल याद है, पहले वो लास्ट टाइम जो लिखा बेटा उसे खोल के एक बार पढ़ो दोबारा. जो भी AST का लिखा था ना बेटा, उसे खोल के एक बार पढ़ो. जस्ट रीड इट वंस. इस प्रिंसिपल में व्हाट आर वी यूटिलाइजिंग? देखो AST का वहां पे काम क्या होता था? AST का काम होता था ट्रांसएमिनेशन. क्या होता था? ट्रांसएमिनेशन. तो एनालाइट में तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता था, हम एनालाइट को रिएक्ट करा के कोई कॉम्प्लेक्स बनवा लेते थे और उसका कलर का इंटेंसिटी हम मेजर कर लेते थे. बट व्हेनेवर वी आर मेजरिंग एंजाइम एक्टिविटी, हमें उसकी एंजाइम एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही मेजर करनी चाहिए या होती है, दैट व्हाट रिएक्शन इट इज कैटलाइजिंग. तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, तो ट्रांसएमिनेस तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन ही कराएगा. तो उस प्रिंसिपल का पहला स्टेप क्या था बेटा? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन. कौन सा था? ट्रांसएमिनेशन. सिमिलर थिंग विल बी हैपनिंग हियर फॉर ALT ऑल्सो. ALT में भी जो पहला स्टेप होगा बेटा वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन ही होगा. एक चीज जो दोनों में कॉमन है बेटा, नाइदर PLP वाज रिक्वायर्ड देयर, नाइदर PLP इज रिक्वायर्ड हियर. ठीक है, तो चलो इसका पहला स्टेप लिखो. ये थोड़ा सा सिंपल है उससे. ऑक्सोग्लूटारेट बेटा, इट इज शॉर्ट फॉर ऑक्सोग्लूटारेट. ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम ALT क्या बनाया था? पायरुवेट प्लस, गुड, पायरुवेट प्लस L-ग्लूटामेट. L-ग्लूटामेट बेटा. अच्छा, what does this L signifies here? L form. It is not strictly levorotatory बेटा, वो तो लाइट के उसमें होता है. D और L आइसोमर पढ़ा बेटा. D ग्लूकोज और L ग्लूकोज क्या होता है बेटा? दोनों में क्या फर्क होता है? I'll tell you बेटा, प्लीज पे अटेंशन. इसको दोबारा रिवाइज कर लो. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. डी ग्लूकोज में जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, कौन सा कार्बन होता है? पेनल्टीमेट, दैट इज द 5th कार्बन. डी ग्लूकोज में बेटा OH किस तरफ होता है? राइट साइड होता है. किस तरफ होता है? राइट साइड. L ग्लूकोज में क्या होता है बेटा? OH लेफ्ट साइड होता है. सिमिलर थिंग हैपेंस फॉर अमाइनो एसिड आल्सो, लेकिन वहां पे कन्वेंशन थोड़ा नंबरिंग का बदल जाता है. लेकिन याद रखना, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जितने भी होते हैं वो डी फॉर्म में डाइजेस्ट होता है. कौन सी फॉर्म में? डी फॉर्म में. और जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, कौन? अमाइनो एसिड्स बेटा, दोज आर ऑल डाइजेस्टेड इन एल फॉर्म. कौन सी फॉर्म?
एल फॉर्म। और ये एल फॉर्म लेने का मतलब ही यही है, क्योंकि ये एएलटी हमें कहां से मिल रहा है बेटा? ये एएलटी हमें सीरम सैंपल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? सीरम सैंपल से, यानी कि हमारी बॉडी से मिल रहा है। यानी कि ये ट्रांस एमिनेशन किस अमाइनो एसिड का करेगा? जो एल फॉर्म में होगा। किसमें होगा? एल फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे एल एलेनिन और एल ग्लूटामेट हमने यूटिलाइज किया है। आप यहाँ पे डी एलेनिन या डी ग्लूटामेट, अगर डी ग्लूटामेट तो मिलेगा रिजल्ट में, अब डी एलेनिन ले लोगे ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नील, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा एएलटी या एएसटी जो होता है दैट इज मॉडिफाइड और दैट इज प्रोग्राम टू वर्क ऑन एल फॉर्म्स ओनली। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं बेटा, स्टेप 2। बेटा दिस पीवाई शॉर्ट फॉर्म फॉर पायरुवेट। किसके लिए? पायरुवेट। आपने कुछ और तो नहीं समझा? दिस इज फॉर पायरुवेट। क्या बनेगा? क्या बनेगा? लैक्टेट प्लस एनएडी। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर प्रिंसिपल पार्ट बेटा। एक बेसिक डिफरेंस जो दोनों में और है, वहां एएसटी में हम पहले क्या सेटल करते थे? पायरुवेट। क्या सेटल करते थे? सो दैट इट डज नॉट इंटरफेयर इन आवर रिएक्शन। और यहां पे पायरुवेट का इतना सेटलमेंट का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर itself utilizing it in the reaction. As usual आप लोग को दिखना चाहिए बेटा, similar to AST, यहां पे भी जो एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट होगी that will be for NADH। किसके लिए? NADH। ये नहीं भूलना, यानी कि इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ आएगा। कैसा आएगा? नीचे, डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप। ओके, और याद रखना NADH हमेशा 340 नैनोमीटर पे ही, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होते हैं इनमें NADH होता है, दे आर ऑलवेज डन एट 340 नैनोमीटर। ठीक है, इस प्रिंसिपल को एक बार और समझो बेटा। आपने एल एलेनिन लिया और 2 ऑक्सोग्लूटारेट लिया, ठीक, ये भी अनलिमिटेड है सॉल्यूशन में बेटा। दिस वन इज आल्सो अनलिमिटेड इन द सॉल्यूशन। Which is the limiting reagent here बेटा? ALT। क्या है? ALT। Why it is limiting? क्योंकि ये सीरम से मिल रहा है हमें। किससे मिल रहा है? सीरम से। यार जो भी सैंपल हमने लिया है, जितना ज्यादा ALT होगा, ध्यान से सुनना बेटा, जितना ज्यादा ALT होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, उतना फास्ट होगा। देखो काइनेटिक और एंड पॉइंट, दिस इज आल्सो काइनेटिक मेथड। काइनेटिक और एंड पॉइंट में क्या फर्क होता है, इस चीज को भी समझो। काइनेटिक एंड पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, जितना भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है रिएक्शन के एंड तक हम उसे चलने देते हैं, उसे बनने देते हैं। तो जो भी कंसेंट्रेशन है लेट इट फुल्ली कंप्लीट। काइनेटिक में हम ये चीज नहीं करते, वो कितना बन सकता है, कितना एंड में बनेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। व्हाट वी आर ओनली कंसर्न कि उसके बनने का रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। अब हम उसे चाहे 1 मिनट में कैलकुलेट करें, 30 सेकंड में कैलकुलेट करें या 10 सेकंड्स में कैलकुलेट करें, सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर। पायरुवेट एंड में कितना बनेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जितना ALT ज्यादा होगा, जितना ALT ज्यादा होगा, पायरुवेट उतना तेजी से रिएक्शन में बनेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट, समझ आया? सिमिलरली जब तेजी से पायरुवेट बनेगा बेटा, जब पायरुवेट तेजी से बनेगा तो सेकेंड रिएक्शन में NADH से रिएक्शन भी फास्ट करेगा, बिकॉज NADH इज ऑल्सो अनलिमिटेड इन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, उसका कंसेंट्रेशन इतना है। जैसे जैसे पायरुवेट बनेगा वैसे वैसे NADH कंज्यूम होगा, जैसे जैसे NADH कंज्यूम होगा इसका एब्जॉर्बेंस फॉल करेगा। क्या करेगा? फॉल करेगा, क्योंकि NAD का तो कोई एब्जॉर्बेंस होता ही नहीं बेटा 340 पे। किसका होता है? NADH का होता है। तो कहने से कि जितना ज्यादा ALT होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस भी उतना ज्यादा होगा नेगेटिव साइड पे, यानी कि उतना जल्दी से एब्जॉर्बेंस कम होगा। सो दिस इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ योर प्रिंसिपल। समझ आई बात?
चलो आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यूज लिखो बेटा। इनका प्रिंसिपल थोड़ा बेटा याद करने में दिक्कत होगा, तो टेक योर टाइम और 4-5 बार इसे लिख के याद करने की कोशिश करना, ठीक है? एकदम से याद नहीं होता, डिफिकल्ट होता थोड़ा। कितना होता बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू? बेटा इन मेल्स या नॉर्मल, एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यूज आप लोग लिख लो। इन मेल्स इट इज अप टू 45 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। mg पर dl कोई नहीं लिखेगा, इट इज इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। किसी को अगर नहीं याद आ रहा है तो देखो बेटा ऐसे होता है, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, ठीक है? फीमेल्स में कितना होता है? अप टू 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। एक बेसिक प्रेमाइस इसमें थोड़ा सा और चेंज होता है एज कंपेयर टू एएसटी। बेटा बंद कर दे सर। एएसटी कहां कंसंट्रेटेड होता है? प्राइमरली इन लिवर, ठीक, प्राइमरली इन लिवर। लेकिन एएसटी का बहुत sizable amount of concentration is also present in cardiac muscles. It is also present in skeletal muscles and RBCs, ठीक? लेकिन ALT जो होता है, it is primarily concentrated in liver. प्राइमरी concentration liver में होता है, लेकिन ऐसा नहीं खाली liver में होता है, it is also present in skeletal muscle, to some extent in kidneys and to a lesser extent in cardiac muscles also, lesser extent, ठीक? अब क्या बचा आप लोगों का? रिएजेंट, हाँ अगला लिखो बेटा, रिएजेंट कंपोजिशन एंड रिएजेंट प्रिपरेशन। रिएजेंट कंपोजिशन एंड प्रिपरेशन। लिखिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कॉपी में लिखिए और भूल जाइए, ठीक है? एग्जाम में भी मत लिखिएगा। लिखो सबसे पहले एल एलेनीन। एल एलेनीन, इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा 500 मिलीमोल पर लीटर। रुक जाए तो देख के ही बोलना पड़ेगा, रुक जाए तो मुझे भी याद नहीं रहता। अगला लिखिए बेटा NaDH। क्या है NaDH? इट इज 0.18 मिलीमोल पर लीटर, 8 मिलीमोल पर लीटर। LDH, LDH बेटा इसका कंसेंट्रेशन होता है मोर देन, क्या? कितना? अरे इसी को सुना ही नहीं दे रहा, कितना? नहीं 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 बेटा, इसमें उसमें फर्क है, मैं बताता हूं। इट इज मोर देन 1820 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। मोर देन 1820 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। 2-ऑक्सोग्लूटारेट, अगला लिखो बेटा 2-ऑक्सोग्लूटारेट, इसका कंसेंट्रेशन होता है बेटा 12 मिलीमोल पर लीटर। 12 मिलीमोल पर लीटर। अगला लिखो बेटा लास्ट, ट्राइस बफर, इसका पीएच होता है बेटा ब्रैकेट में लिखो, ट्राइस बफर TRIS, इसका पीएच होता है बेटा 7.5 प्लस माइनस 0.1 ब्रैकेट क्लोज, कॉन्सेंट प्लस माइनस 0.1। कॉन्सेंट्रेशन लिखो बेटा इसका होता है 80 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन है बेटा इसका 80 मिलीमोल पर लीटर। अब अगला सब हेडिंग जो है आपका रिएजेंट प्रिपरेशन। रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है? एएसटी का सबको याद है कैसे प्रिपेयर होता है? सिमिलर थिंग इज हैपनिंग फॉर एएलटी।
पेन नीचे रखो और ध्यान से सुनो। लास्ट बेंच बेटा, इधर 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 लिख लेना, कोई बात, पहले ध्यान से सुनो। सिमिलर टू एएसटी बेटा, हम यहाँ पे एएलटी के लिए भी, अरे बॉयज बाद में लिख लेना, आई विल गिव यू टाइम। सिमिलर टू एएसटी, एएलटी में भी बेटा हम वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वर्किंग रिएजेंट क्या होता है, दो कंपोजिशन होता है बेटा, R1 और R2, लेकिन यहाँ पे क्या है, R1 पाउडर्ड फॉर्म में होता है, R2 इज डीआयनाइज्ड वाटर। क्या है, डीआयनाइज्ड वाटर। R2 तो सिंपल है, याद रहेगा। ये सब जो भी लिखा है ना बेटा, दिस इज ऑल कंपोजिशन ऑफ R1। किसका कंपोजिशन है, R1 का पूरा। और याद रखना ये सब पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक, एक पाउडर्ड फॉर्म में। हाउ द वर्किंग रिएजेंट इज रिकंस्टिट्यूटेड, वी अनकैप द बॉटल और उसमें 20 ml, माइक्रोलीटर नहीं बेटा, 20 ml डीआयनाइज्ड वाटर डालते हैं। लेकिन हाँ एक चीज और, डीआयनाइज्ड वाटर को मिक्स करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट रिएजेंट्स आर ब्रॉट एट रूम टेम्परेचर। देखो एनालिटिकल में ये हो जाता है कि आप सीधा फ्रिज से निकालिए, असेसमेंट शुरू कर दीजिए, चल जाता है। बट इन केस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेजरमेंट, you have to make sure that all the reagents are at appropriate temperature। appropriate temperature बहुत सारे होते हैं जो जिनको ठंडा ही रखना पड़ता है, बहुत सारे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे चल जाता है। जिनको ठंडा रखना होता है उनके लिए पता क्या होता है बेटा, एक आइस बकेट लेता है, उसमें रखता है। तो आइस बकेट से आप रिएजेंट बॉटल ओपन करके उससे पिपेट करते हो, तो वो अलग चीज होता है। So we have to make sure that first they come at room temperature। उसके बाद हम 20 ml डीआयनाइज्ड वाटर डालेंगे, उसके बाद हम बॉटल क्लोज करके उसे थोड़ा सा शेक करेंगे एंड वील कीप इट फॉर 5 to 10 minutes। सो दिस रिकॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि वापस बन जाएगा आपका वर्किंग रिएजेंट। एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट? लास्ट बेंच, इतना उदास क्यों है आप लोग, मजा नहीं आ रहा, क्या हुआ? तू नहीं हंस रहा अभी भी है, हंस हंस और जोर से हंस। अरे हंस, तू हंसता हुआ ही अच्छा लगता सच में, नहीं नहीं सच में, मजाक से हटके बेटा तू हंसता हुआ ही अच्छा लगता है, हंसा कर। कीप अ गुड स्माइल ऑन योर फेस एंड मेक अदर्स ऑल्सो स्माइल विद यू। अरे तुम लोग भी हंसो बेटा, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा है। मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि कितना मजबूरी में मेरा क्लास ले रहे हैं, मतलब कौन सा डिस्प्यूट सेटल करने आए हैं यहाँ पे है? कभी गए हो किसी सिविल कोर्ट में, देखा बेटा वहां पे जब पिटीशन लगी होती है, वहां पे जो लोग बैठे होते हैं, या किसी गांव की पंचायत में देखा बेटा जमीन का मामला सेटल वेटल होता है, वहां पे लोग ऐसे ही बैठते जैसे आज आप लोग बैठे, बस होता है ना जो सेटलमेंट का अधिकारी होता है, बस उसकी बकवास सुननी होती है बस। Similar thing I think is happening with me today, nothing else, कोई बात, but please try to focus बेटा, try to focus। अभी बस 2-3 महीने और है बेटा, just put your last effort into it। अब आगे चलते हैं प्रोसीजर, ठीक, प्रोसीजर लिखो। प्रोसीजर सिंपल है बेटा, अरे बता तो दिया, लिख लेना यार। अच्छा चल ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, आलसी लोग। ठीक है लिखो बेटा, रिएजेंट कंपोजिशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रिपरेशन लिख लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। मिक्स 20 ml ऑफ, नहीं सबसे पहले ब्रिंग बोथ R1 and R2 एट रूम टेम्परेचर। ब्रिंग बोथ R1 and R2 एट रूम टेम्परेचर। You can miss this step in analytical estimation, but for enzymatic activity measurement, this is a primary thing to be considered. Okay, bring both R1 and R2 at room temperature. Uncap the bottle of R1 and add 20 ml of 20 ml, माइक्रोलीटर मत लिखना बेटा, आदत हो जाती है वो लिखते लिखते, make sure that it is ml, 20 ml of deionized water
into the bottle. Close the lid. Mix well and keep it for 5 to 10 minutes undisturbed. ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा प्रोसीजर। लिख लिया सबने? प्रोसीजर सिंपल है बेटा, कोई इतना टफ नहीं है। बात है नहीं प्लीज क्लास, बात है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टेकिंग वर्किंग रिएजेंट। क्या लेंगे? वर्किंग रिएजेंट 1000 माइक्रोलीटर, 1000 microliter and 1000 microliter in all blank, standard and test. After that we'll be taking distilled water. Distilled water कितना होगा बेटा? 100 microliter. Standard solution बेटा and last but not the least serum sample. Okay, serum sample 100 microliter. ठीक है, लिखो आगे। इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट, इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट। इसमें कोई पीएलपी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो भी ट्रांसएमिनेशन होगा ना बेटा वो धीमा धीमा स्टेडीली होगा। ठीक है, और ये इंक्यूबेशन जो है इसको भी ध्यान रखना। स्टैंडर्ड इंक्यूबेशन का प्रोसीजर क्या होता है? यू विल जस्ट कीप इट अनडिस्टर्ब। इसमें आपको इंक्यूबेशन हाथ में पकड़ के नहीं करना, इट विल हैपन इनसाइड द मशीन इटसेल्फ। जैसे ही आप एएलटी का या सीरम का सैंपल डालेंगे you have to immediately aspirate it. Immediately, याद रखना बेटा, whatever that 1 minute incubation is, it will happen inside the machine itself. जो भी वो सैंपल ड्रॉ करेगा उसके बाद वो अपने आप रीडिंग लेना शुरू करेगा। अंडरस्टूड? आपको 1 मिनट तक नहीं रखना बेटा, अगर आप ऐसा रखेंगे योर आंसर विल बी इनएक्यूरेट। हाँ, एएसटी में भी यही था बेटा। हाँ, मशीन में ही, एएसटी में भी डिले टाइम याद है ना बेटा, उसमें 0, 1, 2, 3 minutes. That delay time, it was that for first delay time, it was incubation period only. Similar thing will be happening here. क्या हो गया अभी तक आपका? एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोसीजर, रिएजेंट कंपोजिशन, अब कैलकुलेशन। आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, बिकॉज यू already have a basic idea of it. अच्छा, याद रखना जब भी NADH मेजर होता है ना, चाहे घटते में या चाहे बढ़ते में, कोई कोई किट्स होता है जिसमें NADH आगे जाके बनता भी है। All of this is measured at 340 नैनोमीटर। इसे याद रखना हमेशा। टोटल प्रोटीन कितने पे एस्टिमेट होता है? टोटल प्रोटीन कितने पे एस्टिमेट होता है? क्या? 540? टोटल प्रोटीन 620। टोटल प्रोटीन इज एस्टिमेटेड एट 620 नैनोमीटर। देखो, कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है, जो भी कलर, जैसे टोटल प्रोटीन का कलर क्या होता है? इट इज स्लाइटली ब्लूइश टू पर्पलिश। तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर लगाना है। 620 पे कौन सा कलर आना शुरू होता है? वेवलेंथ रेड, रेड। 700 पे तो बिल्कुल प्योर लाल आता है, 620 पे इट इज समवॉट रेड।
तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है बेटा? रेड. सो वी ऑलवेज यूज अ कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर, यही बात याद रखना. एंड व्हाई? किसी को पता कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर ही क्यों यूज किया जाता है? Because if we utilize the identical color of filter ना, all of that light will be absorbed in it itself. सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री ही पास होगी, ये भी याद रखना. ये बहुत बेसिक चीजें होती है जो ऐसे ही ना बातों बातों से ही इन्यूमरेट होती है. एक कहीं किसी थ्योरी है उसमें नहीं मिलेगा. अगर वैसे पढ़ना है तो फिर वो जब एमडी वगैरह कभी करोगे तो बेटा एक किताब आती है विल्सन वॉकर, ये सब सिर्फ उसी में मिलेगा. कि जो वाइवा लेने आएगा ना वो तो कुछ भी पूछ सकता है यार. चलिए कैलकुलेशन देखते हैं, ज्यादा टाइम मिलेगा, डोंट वरी. बल्कि कैलकुलेशन से पहले आप एक बार इसे और रिवाइज कर लो. रुको. दैट व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, याद रखो. इसे एक बार और देखो बेटा. आप लोगों ने ALT डाला बेटा, सीरम सैंपल, किसमें? वर्किंग रिएजेंट में, और इमीडिएटली एस्पिरेट कर दिया. अब देखिए आगे क्या होता है. एट T = 0 एब्जॉर्बेंस कितनी होगी बेटा? A0. ठीक. उसके बाद बेटा T = 1, ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है बेटा 1 मिनट. कितने का? 1 मिनट का. T = 1 पे बेटा कितना होगा? A = 1. उसके बाद आएगा T = 2, A = 2, T = 3, A = 3. सबसे पहले क्लास मुझे ये बताओ, हम एब्जॉर्बेंस किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? NADH. किसका? NADH. प्रिंसिपल में देखो NADH रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट. तो विद टाइम NADH का एब्जॉर्बेंस घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा. एग्जैक्टली. सो आउट ऑफ दीज 4 which value will be the highest? A0. and which will be the least? A3. इस चीज को नहीं भूलना है बेटा. Why? Because with time NADH is getting consumed. अब ये देख बेटा, अगर मैं A0 - A1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? डेल्टा A1. सिमिलरली अगर मैं A1 - A2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा A2. सिमिलरली अगर मैं A2 में से A3 सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा A3. सो आई हैव 3 रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस. देख, यहां से यहां तक एब्जॉर्बेंस में कितना चेंज आया हमें वो पता चला. ठीक. कितना चेंज आया हमें पता चला. अब अगर मैं इसे टाइम से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? टाइम से. तो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस आ जाएगा, डेल्टा A. इसको याद है हम कैसे लिखते थे? डेल्टा A पर मिनट. डेल्टा A पर मिनट. क्योंकि हमारे पास क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस. मुझे ये तो पता है यहां से देख के कि ये एब्जॉर्बेंस घट रही है, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी, बिना वैल्यू देखे. मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, बट एवरीवन नोज दैट A0 इज द हाईएस्ट एंड A3 इज द लोएस्ट. एवरीवन नोज दिस. लेकिन वो चेंज एक स्पेसिफिक टाइम में किस रफ्तार से हो रहा है ये किसी को नहीं पता. सो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस. और ये कैलकुलेट करके हमें AST का एक्टिविटी पता चलेगा. ALT का एक्टिविटी पता चलेगा. सिमिलर थिंग हैपेंस फॉर AST आल्सो. तो कैलकुलेशन लिखो बेटा. अब इस इतना लिखने के बाद आप इसे साइड में एज अ रफ फिगर लिख सकते हैं. राइट डाउन द कैलकुलेशन पार्ट. फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है बेटा फॉर्मूला? सबसे पहले क्या? मल्टीप्लाइड बाय TV multiplied by 10⁻³ multiplied by SV multiplied by absorptivity and multiplied by, ये फॉर्मूला होता है.
Once again, I am reminding you which is the variable out of these delta A per minute. Delta A per minute. Rest all are near constants only. ठीक, एब्जॉर्प्टिविटी वगैरह भी फैक्टर से चेंज हो सकती है, बट इट इज नियर कांस्टेंट. ठीक है. वाई डेल्टा ए पर मिनट इज अ वेरिएबल? क्योंकि हर सीरम सैंपल में एएलटी का वैल्यू अलग होगा. एएलटी का वैल्यू जितना अलग होगा, डेल्टा ए पर मिनट उतना वेरिएबल होगा. जिसमें एएलटी ज्यादा है उसमें डेल्टा ए पर मिनट ज्यादा होगा, जिसमें एएलटी कम है उसमें डेल्टा ए पर मिनट कम होगा. ओके. वंस अगेन सिमिलर टू एएसटी, अगर मैं ये पूरा टर्म बेटा कैंसिल आउट कर दूं तो मुझे पता क्या मिलेगा? डेल्टा ए पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर. दोनों का सेम है, एएसटी एएलटी के दोनों का सेम है. कितना है? 1768. सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिल रहा है. ओके. सो दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट. आज समझने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगा होगा. ठीक. नेक्स्ट टाइम जब आगे और करोगे ना, एएलपी करोगे, उसके बाद एमाइलेज करोगे तो और इजी पड़ेगा आप लोग. उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों को रह रहा है, दैट इज बिलीरुबिन. बिलीरुबिन इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है. और बिलीरुबिन जो है बेटा 2 स्टेप में लगता है. पूछो कैसे? बिकॉज विल बी एस्टिमेटिंग टोटल बिलीरुबिन एंड डायरेक्ट बिलीरुबिन. इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को एस्टिमेट करने का इनडायरेक्ट मेथड ही होता है. पता है कैसे? टोटल में से डायरेक्ट माइनस कर. ठीक है. और उसका वाइवा बहुत खतरनाक होता है. समझ आया? इतना कैलकुलेशन पार्ट ओवर. अगला लिखो बेटा ऑब्जर्वेशन. जो भी आपका है ऑब्जर्वेशन उसे लिख दीजिएगा. रिजल्ट वट एवर यू आर गेटिंग जस्ट राइट इट डाउन. नाउ लेट अस डिस्कस द क्लिनिकल पार्ट. क्या क्या लास्ट टाइम नहीं था क्लास में? टीवी होता है बेटा टोटल सैंपल वॉल्यूम. अच्छा हाँ, ऐसा फॉर्मूला में कट मत कर देना, वो तो बस मैंने काट के आप लोगों को दिखा दिया. नॉट कट इट डाउन. टीवी, यस, टीवी इज टोटल सैंपल वॉल्यूम, जो लास्ट टाइम नहीं देता हूं. टोटल सैंपल वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 1000 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट, 100 माइक्रोलीटर आपका सीरम सैंपल. टोटल कितना हो गया? 1100 माइक्रोलीटर. एचवी कितना है बेटा? 100 माइक्रोलीटर. व्हाई? बिकॉज सॉरी, बिकॉज इट इज सैंपल वॉल्यूम. क्या है ये? तो सैंपल कितना लिया था हमने? 100 माइक्रोलीटर. एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी भी बता देता हूं. आप किसी मीडियम से लाइट पास कीजिए, मान लीजिए 100 फोटॉन्स पास कर रहे हैं. यू शुड लिसन टू मी वंस अगेन. जिन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो भी सुन ले, वो भी बता. तो पहले एब्जॉर्प्टिविटी समझ बेटा. आप किसी भी मीडियम से 100 फोटॉन्स पास कर रहे हैं. ठीक. इफ द मीडियम इज ऑप्टिकली आइडियल तो उस तरफ से भी बेटा 100 फोटॉन्स ही निकलेंगे. लेकिन रियलिटी में ऐसा किसी के साथ नहीं होता. कुछ फोटॉन्स मीडियम भी एब्जॉर्ब कर लेता है. अब वो कितना करता है वो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी होती है बेटा. अगर तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्टिविटी है तो हो सकता है 100 के 100 ही एब्जॉर्ब कर लो, उस तरह से कोई लाइट ही ना दिखे. और बहुत मान ले एब्जॉर्प्टिविटी कम है तो 100 में से 99 फोटॉन्स पास कर रहे हैं, कोई एक आधा ही एब्जॉर्ब होगा. सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द मीडियम, which is change in intensity of the incident radiation minus outgoing radiation. Okay. Path length बेटा P होता है path length, path length of the radiation. और ये कितना होता है? diameter of the cuvette. कितना होता है? diameter of the cuvette. क्योंकि हमारा रेडिएशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा? जितना क्यूवेट का डायमीटर है, दैट इज 1 सेंटीमीटर. चलिए क्लिनिकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं सर. लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने एक चीज बताई, कीप योर पेन्स डाउन बेटा. अरे बेटा इधर इधर ध्यान दे, इधर 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 ध्यान दे. आज घर जाके एक चीज आप लोग भी चेक करना, मैंने कल के बैच को भी एक्टिविटी दी थी.
but out of ALT and AST, one is a cytoplasmic enzyme and one is a mitochondrial enzyme. पता है ये बात? The cytoplasmic enzyme in case of slightest of liver injuries, अच्छा लिवर की बात कर रहा हूं मैं, साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल फॉर लिवर, फॉर कंटेक्स्ट ऑफ लिवर ओनली, ठीक. In case of any damage to the liver or toxicity or lysis of the cells, the cytoplasmic components is immediately broken out and are released in the bloodstream easily. But for mitochondrial, they are not easily available in the bloodstream. क्यों? Because mitochondria is also doubly bound membrane. Cell damage हो सकता है साइटोप्लाज्म का, कुछ हिस्सा बाहर लीक कर सकता है. But if the mitochondria is also damaged, then the cell is extensively damaged. Cell is extensively damaged. यानी कि सेल में बहुत खराब इंजरी हुई है. याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर AST आपका पीक करना शुरू कर रहा है, if it is rising very steeply, something requires your medical attention very very urgently and immediately. यही रीजन है. AST is a mitochondrial enzyme. कौन सा एंजाइम? माइटोकॉन्ड्रियल. और अगर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम आपका ब्लड में आना शुरू हो रहा है, that means the injury to the cell, in our case hepatocyte, which is very severe. ALT क्या होता है बेटा? ALT साइटोप्लाज्मिक होता है. ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे मुक्का भी मार देंगे तो देयर विल बी सम डैमेज टू दैट, थोड़ा सा ALT बढ़ जाएगा, नथिंग, कुछ इतना वो नहीं होता. इवन जब तक ALT नॉर्मल रेंज से 4-5, किसी किसी केस में तो मान लीजिए 10 टाइम्स तक भी जा रहा है, तो डॉक्टर, बाकी अगर सारे पैरामीटर ठीक है, डॉक्टर ये कहता है ठीक है, घर जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, रिलैक्स रहिए और मौज कीजिए. बट इफ AST is speaking up, you have to seek medical intervention immediately. जाके सीधा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए और चेक करवाइए that why is AST picking up. ठीक है, इसीलिए ALT और AST को साथ में देखा जाता है हमेशा, याद रखना है सर. बोथ आर लुक्ड एट देम टुगेदर. अगर तो ALT पीक कर रहा है, AST नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी देखना है आपको दैट एट व्हाट लेवल ALT इज पीकिंग अप. अगर तो बहुत ज्यादा है, इवन दैट आल्सो रिक्वायर्स योर मेडिकल अटेंशन, बट एट सर्टेन डिग्री ऑफ दैट ठीक है, चल जाता है. If ALT and AST are both rising, it requires medical attention. And if AST is crossing the levels of ALT and it is picking up steeply, something is very very critical for the patient. इसलिए दोनों को साथ में लेकर चला जाता है. ओके, इसलिए LFT में बेटा ALT AST दोनों करवाया जाता है. बहुत सारे केसेस में GGT भी करवाया जाता है, और एक और होता है बेटा ALP, जो हम नेक्स्ट टर्न पे प्रोबेबली करेंगे. ठीक है, तो उसका क्लिनिकल इजी होता है. जैसे AST का था सिंपल सा. किसी को याद है AST किन केसेस में बढ़ता है? क्या? हाँ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं बेटा, वो होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर. कंजस्टिव हार्ट फेलियर और हाँ, वायरल हेपेटाइटिस है, और बस. हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और होता है. But since there is necrosis happening ना, even AST also peaks. ठीक है, चलो इसका क्लिनिकल सीधा सीधा डिस्कस करते हैं. कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होता इसमें. क्लिनिकल फॉर एंजाइमेटिक्स आर रिलेटिवली इजी. तो सबसे पहले लिखो बेटा,
acute viral hepatitis. Acute viral hepatitis. अगला लिखो बेटा, biliary obstructions. Biliary obstruction, bile duct obstruction होता है ना बेटा, biliary obstruction. Biliary obstruction, इसलिए जो obstructive jaundice होता है उसमें confirmatory marker जो hepatic से अलग करता है वो होता तो ALP है, but even AST levels are also assessed in many cases. ALT levels. अगला रीजन लिखो, सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया. सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया कह रहा हूं सर, सर्कुलेटरी शॉक. सर्कुलेटरी शॉक accompanying hypoxia to liver. जब लीवर में ब्लड सप्लाई कम होता है, जब लीवर में ब्लड सप्लाई कम होता है, देन ऑल्सो ALT लेवल राइजेस. ALT लेवल याद रखना, ठीक है. अगला लिखिए बेटा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट समवॉट इन हार्ट मसल्स ऑल्सो. मायोकार्डियल इंफार्क्शन. नेक्स्ट इज हिमोलाइटिक डिजीजेस. हो गया, 4-5 होगा. कितने हुए बेटा अभी तक? बहुत है, मोर देन इनफ. Pathologies are more concentrated around liver itself, ठीक है, because the predominance of ALT is found in liver only. AST जितना distributed नहीं होता बेटा ALT.